लोगों ने इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है और वी टॉक टू द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम. What means of the Hardy-Weinberg equilibrium to the allelic frequency of the characters to the allelic frequencies is equal in 2 and more generations. Allelic frequency is always equal one generation to the नेक्स्ट जनरेशन. इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी किया था, है ना. देखो एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि जैसे 100 पीपुल है किसी पॉपुलेशन में, 100 वुमन है, उस 100 जो वुमन है उसमें एक कैरेक्टर्स के लिए 200 एलील्स है. एक कैरेक्टर्स के लिए, है ना, एक कैरेक्टर्स है उसके लिए कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं. तुम्हें पता है, जैसे मान के चलो कैपिटल टी है, ठीक है, ये टॉल के लिए. या फिर मैं एक कैरेक्टर ले लूँ कलर, आई कलर वाला कैरेक्टर अगर मैं लूँ तो कलर क्या हो सकता है? या तो ब्लैक हो सकता है या ब्राउन हो सकता है ना. तो ब्लैक के लिए एलील होगी कैपिटल बी. फॉर द ब्राउन द एलील ऑफ द स्मॉल बी मीन्स one gene to carry 2 alleles. So in the 100 peoples for the one characters to the 200 alleles. अभी जो 200 alleles है, अगर मैं इसको डिवाइडेशन करूँ तो मैं इसको ऐसे कह दूँ 120 हो गए ब्लैक के लिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, फॉर एग्जाम्पल. और 80 हो गए ब्राउन के लिए फॉर द ब्राउन आई कलर. देन इज रेशियो इज 3:2. देन इज रेशियो इज 3:2. Then 100 people are the reproduced. 100 people are the reproduced to create the next generation. This generation has the same ratio. This generation has the same ratio of the characters. This generation has the same ratio of the characters. So this is follow the Hardy-Weinberg equilibrium. Is not create the evolution. इसमें इवोल्यूशन नहीं होगा. हमने यही तो बात की थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर हमने एक इक्वेशन बनाई थी P+Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें हमने इस इक्वेशन में होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस की बात की थी. अगर तुम्हें एग्जाम्पल में हेटेरोजाइगस पूछे तो तुम्हें ये वाली फॉर्म पुटअप करनी है होमोजाइगस की. ये डोमिनेंट और रिसेसिव. डोमिनेंट के लिए पूछे तो ये कर दियो, और रिसेसिव के लिए पूछे तो ये कर दियो, और हेटेरो पूछे तो ये कर दियो. हमारी ये बात क्लियर हो चुकी थी ना पहले वाली क्लास में. अगर तुम्हें कुछ रेशियो दे रखा हो और परसेंटेज पूछे, तुम्हें डोमिनेंट के परसेंटेज पूछे, तो जैसे मान के चलो तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल P 0.6 है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में Q 0.4 है. तुम्हें अगर डोमिनेंट पूछे तो ये लगा दियो, मतलब 0.6 इंटू 0.6 कर दियो. तुम्हें अगर रिसेसिव पूछे तो 0.4 इंटू 0.4 कर दियो. अगर तुम्हें हेटेरोजाइगस पूछे तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कर दियो. ये हमारी बात हो चुकी थी. बट इक्विलिब्रियम अगर मिलेगा, हार्डी-विनबर्ग अगर फॉलो हो रहा है, तो हमेशा याद रखना वहाँ पर इवोल्यूशन नहीं होगा. और विदाउट इवोल्यूशन के प्रेजेंट टाइम की जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती. तो फॉर द प्रेजेंट टाइप ऑफ प्रेजेंट लाइफ टू रिक्वायर द इवोल्यूशंस. और इवोल्यूशन इज मोस्ट अकर इन द ह्यूमन स्पीसीज. ह्यूमन स्पीसीज में तो इवोल्यूशन का होना जरूरी है. तो हम तो क्या चाहेंगे, हार्डी-विनबर्ग फॉलो ना करें. ये कहाँ फॉलो करता है ये बात अपन ने की थी. इसमें रैंडम रेटिंग होती है जिसमें चॉइस नहीं होती, है ना.
मेटिंग करने की जिसमें चॉइस नहीं होती, रेंडम मेटिंग जिसमें होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, पोलिनेशन है, ऐसे। फिर अब अपन बात करेंगे कि विच फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेविएशन ऑफ द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ऐसे कौन से फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फेल कर देंगे, मतलब क्या क्या जरूरत है हार्डी-विनबर्ग को हटाने के लिए, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम रहा तो इवोल्यूशन तो होगा ही नहीं ना, और विदाउट इवोल्यूशन के इट इज नॉट पॉसिबल द लाइफ। ऐसे थोड़ी ना कि 1000 साल पहले अपन जो जिंदगी जी रहे थे आज भी अपन वही जिंदगी जिए, ना हमें कपड़े पहनने का पता था, ना हमें खाना खाने का पता था, बस ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रहे थे जंगलों की। तो वो लाइफ थोड़ा नहीं जीनी है हमें तो खुद को धीरे धीरे क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। तो अपन आज का जो हमारा टॉपिक है वो अफेक्टिंग फैक्टर से है, अफेक्टिंग फैक्टर फॉर द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो देखो तुम लोग इसमें क्या क्या करोगे, है ना। एक तो अपन इसमें पढ़ेंगे जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करता। एक अपन पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट नोट करते जाओ साथ साथ में। म्यूटेशन, म्यूटेशन से भी चेंजमेंट होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन और नॉन रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग। ठीक है, क्या क्या है देखो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, नॉन रैंडम मेटिंग। ये तो है वो फैक्टर जो हार्डी-विनबर्ग को फॉलो नहीं करते, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं लाएंगे। अब यहाँ देखो जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं लाएंगे ना, उसमें अपन एक एक की बात करें, एग्जाम्पल से समझे कि इसमें होता क्या है। देखो फर्स्ट अपन लेते हैं जीन माइग्रेशन। ये नोटेड हो गया, आई होप यू नोटेड दिस series. I hope now we talk to the gene migration. Now we talk to the gene migration. बिल्कुल सिंपल सा है, पहले एग्जाम्पल तो फिर डेफिनेशन दिए थे। यहाँ to create the one population, here to create the other population, दो जगह दो पॉपुलेशन बना दी। In this population the members, है ना, देखो देखो मेंबर्स बना रही है ना, तुम लोग समझ लो अलग अलग कैरेक्टर्स के मेंबर्स है ये लोग। यहाँ ये मेंबर्स भरे बड़े खूब सारे ये लोग, है ना। इन द नेक्स्ट पॉपुलेशन, इन द नेक्स्ट पॉपुलेशन here the members, here the members, ये लो इस टाइप से। by the any reasons, by create some members। अब यहाँ देखो एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो यहाँ देखो ग्रीन वाले पहले से कम है और यहाँ से ये माइग्रेट कर जाए किसी भी रीजन की वजह से सेकंड वाली पॉपुलेशन। ग्रीन वाले कैरेक्टर्स पहले यानी जिनके पास में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मान लिया अपन ने ग्रीन, फर्स्ट वाले पॉपुलेशन में ये पहले से ही कम है और किसी भी रीजन की वजह से ये यहाँ से क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए। पहले से ही कम है फिर यहाँ से ये क्या कर जाए, माइग्रेट और कर जाए। तो यहाँ देखो यहाँ ग्रीन वालों के नंबर और ज्यादा हो गए, यहाँ ग्रीन वालों के नंबर और ज्यादा हो गए और यहाँ ग्रीन वालों के नंबर क्या हो गए, कम। अब मुझे बताओ एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं हुई, भी जीन चेंज हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर ये जो जीन वाले कुछ मेंबर्स थे जो स्पेसिफिक जीन को लेके रखे थे, ये यहाँ पहले से ही कम है ना, और ऊपर से माइग्रेट और करके दूसरी जगह और चले गए। जहाँ गए वहाँ पर इनके नंबर ज़्यादा हो गए, फिर रिप्रोडक्शन करेंगे वहाँ पर जा करके, और यहाँ पर इनके नंबर क्या हो गए, कम हो गए। तो माइग्रेशन से यानी जीन आर माइग्रेट वन एरिया टू द
यहाँ से गए इसे कहते हैं ई माइग्रेशन। आप क्या बोलोगे? ई माइग्रेशन। और जहाँ से गए वहाँ, और जिस जगह पर गए हैं ना, जिस एरिया में स्टेबल हुए, वो हो गया इम माइग्रेशन। क्या हो गया? वो इम माइग्रेशन हो गया। ई माइग्रेशन मतलब ये वाले जो पीपुल थे ये इस एरिया में चले गए, तो गए हैं ना, ये तो हो गया ई माइग्रेशन, जिसने अपनी जगह छोड़ दी है, अपने एरिया को चेंज कर लिया, वो ई माइग्रेशन हो गया। जहाँ चले गए वहाँ क्या हो गया? इम माइग्रेशन हो गया। जैसे तुम लोग देखते हो कि लोग आजकल क्या करते हैं, जो विलेज होते हैं उनको छोड़ करके सिटी में जाने लगे, क्योंकि सिटी के अंदर बेसिक नीड अच्छे से कंप्लीट हो पा रही है। तो मानो उनको पहले विलेज में रहते थे, वो पहले कहाँ थे? विलेज में रहते थे, तो उन्होंने उस विलेज को छोड़ दिया, तो ई माइग्रेशन, वो सिटी में जाकर के रहने लगे, ई माइग्रेशन। और सिटी में डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, आई ऑफ रहने के लिए अच्छे से जगह भी नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो फिर विलेज की और सिटी की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं हुई? माइग्रेशन से एलिट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ इसके नंबर क्या हो गए? कम, यहाँ नंबर क्या हो गए? लेस हो गए, और यहाँ इसके नंबर और भी ज़्यादा हो गए, तो एलिट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। द ट्रांसफर ऑफ द जीन द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म टू चेंज द एलिट फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉन एज द जीन माइग्रेशन। भाई तुम लोग ना इवोल्यूशन किसे करते हो? इवोल्यूशन का मतलब यही तो हुआ कि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एलिट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तुमने उसको इवोल्यूशन कह दिया। जैसे मान के चलो, अभी जैसे पहले था ब्लैक वाला 120 था, ब्राउन वाला 80 था, इनका रेशियो था 3:2, मतलब ये ज़्यादा थे, ये क्या थे? कम थे। किसी भी रीज़न की वजह से इनका रेशियो चेंज हो, अब वो किसी में भी चेंज हो सकता है रेशियो ना, वो रेशियो 1:40 में भी चेंज हो सकता है, तो रेशियो तो चेंज हो गया ना। इसी को अपन इवोल्यूशन बोलते, इसी को अपन एलिट फ्रीक्वेंसी बोलते। एलिट फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया तो इवोल्यूशन हो गया। अब जरूरी नहीं, इवोल्यूशन कई बार फायदे के लिए भी होते हैं तो नुकसान के लिए भी हो सकता है, बट चेंज तो हुआ है ना, और वो चेंज ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो बताओ माइग्रेशन समझ में आया क्या? है ना। फिर देखो एक टर्म रखा है जीन फ्लो। जीन आर रेगुलर ट्रांसफर वन टू द अनदर फॉर्म। जीन माइग्रेशन लगातार हो रहा है, रेगुलर जीन माइग्रेशन, नोट करो, रेगुलर जीन माइग्रेशन। तब अपन उसे क्या कहेंगे? जीन फ्लो, रिपीटेड जीन माइग्रेशन कह दो, है ना। देखो जीन फ्लो तुम लोग ये डेफिनेशन भी कर सकते हो, रिपीटेड जीन माइग्रेशन and repeat to change the allelic frequency, to change allelic frequency, उससे allelic frequency क्या हो गई? फिर चेंज हो गई। तो आपने तो देखो जीन आर ट्रांसफर, जीन माइग्रेशन, अगर मानो यहाँ से कुछ मेंबर यहाँ चले गए तो यहाँ उन मेंबर की संख्या हो गई कम, और यहाँ उन मेंबर की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। एलिट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एलिट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही तो इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन या तो हार्डी-विनबर्ग फैक्ट। लगातार अगर ऐसा हो रहा है फिर ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट सभी के। तो सेकंड एग्जांपल अपन करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? बाय चांस दैट रेंडम चेंज हो रहा है, लेकिन रेंडम भी हो रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो चांसेस द रेंडम चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी टू
वर्ड लिख दूं, रेंडम चेंज इन एलेनिक फ्रीक्वेंसी। रेंडम तुम्हें पता है, नो चॉइस, नो चॉइस, उसको इधर नो चॉइस है ना। जैसे देखो समझो, एक ब्राउन और ब्लैक ही ले दूं है, एक बार ये 120 तो ये 88 कम है। हो सकता है कोई जीन में चेंज हुआ, किसी भी रीजन की वजह से इसके नंबर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। हो सकता है इसके नंबर ज़्यादा हो जाए, तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो ब्लैक है वो ही डोमिनेटेड करे। हो सकता है कई बार जनरेशन में ब्राउन डोमिनेटेड कर जाए, तो कोई चॉइस नहीं है ना। तो इसीलिए एलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, एलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है रेंडमली। तो रेंडमली चेंजेस इन द एलिक फ्रीक्वेंसी, इसका एग्जांपल सुनो। तुम लोगों ने ना एक एग्जांपल सुना होगा है ना, एग्जांपल से समझाऊंगा मैं तुम्हें बात कि यहाँ देखो ऐसे ना ग्रासेस पड़ी है, ऐसे ये ग्रीन कलर की क्या पड़ी है, ग्रासेस पड़ी है। आई होप दिस इज नॉट विजिबल। चलो मैं ना ऐसे करूँगा, तुम लोग ना ब्लैक बना दो, विजिबल रहेगा तो तुम लोग ना मान लेना वो ग्रीन ही है ना। मैं ब्लैक बना दूँ, विजिबल है ब्लैक बोर्ड पे, तो ये ग्रासेस है। सुन, ये क्या पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे ग्रासेस पड़ी हुई है। ये जो ग्रासेस है ग्रीन कलर की है और इनके पास में ग्रीन कलर का ही एक बीटल है। आई होप मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं इसको बीटल ही बना रही हूँ। ये बीटल है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे बीटल पड़े हुए हैं सपोज करो, और ये सारे के सारे बीटल कैसे हैं, ग्रीन कलर के बीटल हैं, तो ज़्यादा विजिबल तो होंगे। फिर दूसरा यहाँ पर कुछ बीटल्स रेड कलर के भी पड़े हुए हैं, ऐसे कुछ बीटल्स क्या पड़े, रेड कलर के। अब ओब्वियसली देखो कि ग्रीन ग्रासेस, ग्रीन बीटल प्रोटेक्टेड बाय द प्रीडेटर, नॉट सीन बाय, ये जो बर्ड्स इसको दिखाई नहीं देती, मतलब इसके नंबर ज़्यादा हो गए। बट ग्रीन ग्रासेस, रेड बीटल इजिली विजिबल है, टू हार्म बाय द प्रीडेटर, ये चिड़िया इसको खा जाएगी या क्रो इसको खा जाएगी, तो ऑब्वियसली इसके नंबर कम है ना, और ग्रीन वाले के नंबर क्या ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज है। यहाँ पर जो ग्रीन एलिक फ्रीक्वेंसी वाले बीटल है, ग्रीन जो बीटल है मोर इन नंबर, but here the red lacking number, because प्रीडेटर है वो इजली से ग्रीन ग्रास के अंदर रेड बीटल को देख लेता है तो उसे खा जाएगा ढूंढ ढूंढ के, बट ये विजिबल नहीं होंगे। लेकिन बाई चांस रेंडमली ऐसा हुआ कि वहाँ से एक हाथी गुजरा है ना, वहाँ से क्या गुजरा, हाथी गुजरा, और ये लो हाथी का एक पैर आ गया यहाँ पे ना, हाथी का पैर लगा, और हाथी का पैर लगा। एलिफेंट टू पास दिस एरिया, the leg of the elephant on the green beetles. Unfortunately, the green beetle is destroyed. ग्रीन बीटल के नंबर क्या हो गए, कम हो गए, और अल्टीमेटली द रेड बीटल नंबर इज मोर, बिकॉज क्योंकि ये बच गए ना, क्योंकि हाथी के पैर के नीचे, तो मैं ये मान के चलो अनफॉर्चुनेटली द लेग ऑफ द एलिफेंट ऑन द ग्रीन बीटल्स, तो ग्रीन बीटल इज डाइड, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बट देन द मोर रेड बीटल, क्योंकि तो दब गए ना हाथी के पैर के, जो बेचारे मारे गए तो यही थे नंबर में ज़्यादा, लेकिन ये नहीं दबे। फॉर्चुनेटली इनका भाग्य अच्छा था, ये बच गए और ये रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन करने से अपने नंबर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे।
अब मुझे एक बात बताइए, रेंडमली हाथी ये सोच के चला था क्या कि मैं जा रहा हूँ और मुझे किसके ऊपर अपना पैर रखना है, ग्रीन बीटल पे अपना पैर रखना है, ये सोच के थोड़ा हाथी टूर पे निकला था कि ऐसा ऐसा ग्रासेस है, मुझे इस एरिया में जाना है और जो ग्रीन बीटल है उसको ख़त्म कर देना है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो अनफॉर्चुनेटली तो रेंडमली हो गया, नो चॉइसेस, उसने चूज थोड़ी ना किया कि मुझे ग्रीन वाले को ही ख़त्म करना है। हो सकता है अगर जहाँ से वो पास होता अगर वहाँ पे रेड बीटल होती तो वो ख़त्म हो जाती। बात समझ में आ रही ना? तो अनफॉर्चुनेटली रेंडमली, है ना, रेंडमली आर जीन इज ट्रांसफर टू चेंज द एलिक फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉन एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात समझ में आई, तो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है। पहले यहाँ जो ग्रीन थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, रेड की फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन रेंडमली वहाँ से हाथी गुजरा, इसे ग्रीन की तो कम हो गई और रेड की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो रेड वाले अच्छे से ग्रो करे, ग्रीन वाले के नंबर क्या होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। तो इवोल्यूशन तो हुआ ना, पहले इसके नंबर कम थे, अब इसके नंबर क्या हो गए, ज़्यादा। मैंने क्या कहा था, इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि फ़ायदा ही हो सकता है, कई बार हार्मफुल भी हो सकता है, कई बार ऐसे भी हो कि चांसेस थोड़े कम हो चेंज होने के। समझ में आ गई क्या मेरी बात? दूसरी बात, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ फॉलो होगा, स्मॉल पॉपुलेशन पे, लार्ज पॉपुलेशन पे फॉलो नहीं करता। जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए पॉपुलेशन कैसी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा होता है, लार्ज पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा नहीं होता है। बस फिर अपन बात करेंगे कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, रेंडमली जो चेंज हुआ है, ये चेंज टू टाइप से अपन कर सकते हैं। सिलेबस में जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझाने के लिए तो एग्जांपल्स दिए हैं। एक तो है फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। एक है बोटल नेक इफेक्ट, दो इफेक्ट दे रहे हैं, फाउंडर इफेक्ट और बोटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट सुनो, अब फाउंडर इफेक्ट किसे बोलोगे, देखो मैं ये बना दूँ, एक एरिया यहाँ बना दूँ और एक एरिया ये बना दूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन पड़ेगी, यहाँ पर ये पॉपुलेशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कोई और पॉपुलेशन पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेड दिखा दूँ, रिसेसिव। ये अब देखो क्या हुआ, जैसे बहुत तेज हवा चली, अब हवा चली तो हवा को ये क्यों ना पता कि मैं इनमें से किस इंसेक्ट को यहाँ लेके जाऊँ, मतलब सुनो, तो तुम्हें दिख रहा है क्या, दिख रहा है, मैं ही नहीं दिख, बोर्ड तो दिख रहा है। चलो इधर बनाऊँ क्या, मैं वापस बनाऊँ ना, फाउंडर इफेक्ट वापस बनाऊँ, मेरे को यहाँ से हटाऊँ, यहाँ बनाऊँ फाउंडर इफेक्ट। देखो फाउंडर इफेक्ट में ये एरिया सेपरेशन कर दिया मैंने, ऐसे दो एरियाज बना दिए मैंने। एक जो एरिया है उसके अंदर टू टाइप के इंसेक्ट पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल टू टाइप की क्या इंसेक्ट पॉपुलेशन, एक तो इंसेक्ट पॉपुलेशन है इस कलर ऐसे, है ना, और एक इंसेक्ट पॉपुलेशन हो गई ये वाली ऐसे। समझ में आ गई? अब क्या हो, कोई तेज हवा चली, बाय द विंड, by the water current, by the any events, some members are flow in this area, some members यहाँ आ गए, और बाई चांस मान के चलो ये मेल और फीमेल ही आ गए दोनों ही, यहाँ से भी जैसे आंधी आ गई, बहुत तेज हवा चली, तो बेचारे छोटे छोटे बीटल्स वो उड़ करके वहाँ दूसरे प्लेस में चले गए, और वहाँ पे बाई चांस ये मान के चलो कि मेल और फीमेल आ गई। अब देखो इस एरिया से जो इस एरिया में आए हैं उनको अपन फाउंडर बोलते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, फाउंडर बोलेंगे। बाय द विंड, बाय द वाटर करंट, some members are migrate one part to the another part,
अब इसमें ये कोई चॉइस नहीं थी, हो सकता है ये रेड वाले भी आ जाते, तो रेंडम हो गया ना। नो चॉइसेस का मतलब होता है रेंडम। हो सकता है ये रेड वाले भी आ जाते, हो सकता है यहाँ पे और डिफरेंट पाए जाते वो भी आ जाते, तो कोई भी आ सकता था माइग्रेट करके। तो जो इस एरिया से इस एरिया में माइग्रेट हुए वो फाउंडर थे, और ये जो फाउंडर थे बच्चों, इनमें फिर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। अपन एग्जांपल ले लेना कि मेल और फीमेल आए, अपन एग्जांपल ले लें कि मेल और फीमेल आ गए वहां से उड़ करके। हो सकता है दोनों मेल भी आ जाए, हो सकता है दोनों फीमेल भी आ जाए। अगर दोनों मेल और दोनों फीमेल आएंगे तब तो पॉपुलेशन बनेगी नहीं ना, तब तो इवोल्यूशन हुआ ही। तो हमें तो इवोल्यूशन को समझाना है, तो अपन क्या मानेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन हुआ और इनकी जनरेशन क्या होने लगी, ग्रोथ ऐसे। तो मेरे को बताओ इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? इस एरिया में पॉपुलेशन थी नहीं, जबकि इस एरिया में न्यू स्पीसीज बन गई। तो द some members are separated from the original species to the migrate the formation of the new species in the new area. This is known as the founder effect. आप उसे क्या कहोगे, फाउंडर इफेक्ट कहोगे। जैसे देखो मैं फाउंडर इफेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन लिखूं तुम्हारे सामने। रेंडम, रेंडम का नो चॉइसेस है ना, रेड भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था, रेंडमली। फाउंडर इफेक्ट क्या हो, रेंडमली some individuals get separate from original population, separate from original population, form a new population, form a new population. This new population has totally different allelic frequencies. अब एलिक फ्रीक्वेंसी में रेंडमली चेंज हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है। और अपनी यहाँ पहले ग्रीन ये ब्लू थे ही नहीं, ये बिटलियाँ थी नहीं, तो मान के चलो यह रेशियो था 100:1 का, 0 रे थी नहीं ना। लेकिन किसी रीजन की वजह से इसके कुछ मेंबर्स कहाँ आ गए, कुछ इंडिविजुअल अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल सेपरेट होकर के यहाँ आ गए, और यहाँ पर आकर के उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। तो यहाँ पर भी तो फिर ये स्पीसीज मिलने लगी ना, और ये धीरे धीरे अपनी क्या बना रही है, पॉपुलेशन बना रही है। एक एरिया में सेम ग्रुप के मेंबर्स है, उसको अपन पॉपुलेशन बोलते हैं ना, पॉपुलेशन। तो मेरे को एक बताओ, अब यहाँ की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई क्या? जहाँ पहले ये बीटल थी नहीं, उस बीटल के यहाँ भंडारे लग गए, और यहाँ से कुछ मेंबर माइग्रेट हुए, तो ऑब्वियसली एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो कोई भी इंडिविजुअल्स अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से सेपरेट हुए, न्यू स्पीसीज को क्रिएट किया, जिससे एलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब जो मेंबर्स माइग्रेट हुए हैं ना, इसी रीजन की वजह से यहाँ आए थे, उन मेंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, फाउंडर बोलते हैं। इसीलिए इस इफेक्ट को भी अपन क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर बॉटलनेक इफेक्ट। ये रख कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। फाउंडर इफेक्ट क्या था, रेंडमली सम इंडिविजुअल्स get separate from the original population, form a new population. This new population is totally different than frequency. एलिक फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, जेनेटिक, वो भी रेंडमली चेंज हुआ है, तो तुम लोग उसे क्या कहोगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहोगे। ओके, चलो नेक्स्ट अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट में बात करेंगे बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट, बोटलनेक इफेक्ट।
अब इससे पहले समझो कि बोटल इवेंट क्या है। बोटल नेक इवेंट क्या है? देखो, बोटल नेक इवेंट होता है बाय द एनी इवेंट, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बहुत तेज हवाएं चल रही है, किसी ना किसी इवेंट्स की वजह से जो मेंबर्स है वो एक प्लेस से अनदर प्लेस में जा रहे हैं, ठीक है। वो अब वहीं पे रिप्रोडक्शन करे, वहीं पे खाना करे, उन्हें पहले वाली पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। हम उस जो रीज़न बना था ना, उन मेंबर्स को लेके जाने का जो रीज़न बना था, उस रीज़न को अपन क्या बोलते हैं? बोटल इवेंट बोलते। तो जो मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। मैन मेड या नेचुरल इवेंट जिसकी वजह से पॉपुलेशन की साइज जो है वो चेंज हो जाएगी। बाय मैन मेड एंड नेचुरल इवेंट्स to change the size of population, to change the size of populations and hence genetic diversity drastically, ये इसे तुम लोग क्या कहोगे? बोटल नेक इवेंट कहोगे। जैसे फ्लड, कोई तूफान आ गया, हाई फायर, जंगल में आग लग गई, है। जंगल में सुनो, पहले एक जंगल का एरिया था, वहाँ पे कुछ बीटल्स की स्पीसीज रहती थी, लेकिन वहाँ पे अचानक फायर लग गई, वो सारी की सारी बीटल खत्म हो गई। तो मुझे बताओ चेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और वो चेंजमेंट किसे? फायर लगने से हुआ है। तो फायर तो वो इवेंट हो गया, उसको बोटल नेक इवेंट बोलोगे। उसकी वजह से पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी ही चेंज हो गई, जीन ही चेंज हो गया वहाँ का, है। तो अपन उसे क्या बोलेंगे? बोटल नेक इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सुनो, यहाँ पर कुछ मेंबर्स रह रहे हैं, मान के चलो यहाँ पर 1000 लोग हैं, ठीक है। उसमें से 240 माइग्रेट करके यहाँ आ गए। 240 जो मेंबर्स है वो इस एरिया में आगे माइग्रेट करके, ठीक है। जो 1000 जो पीपुल यहाँ रह रहे हैं, इनमें ना कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, है ना, कुछ मान के चलो बहुत ही कम मेंबर्स ऐसे, जैसे तुम लोग मान के चलो 500 तो आधा हो जाएगा, 100 मेंबर्स ऐसे हैं, 100 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी कोई डिजीज है, जिसकी क्या है? डिजीज, मतलब वो धीरे धीरे अंधे हो जाते हैं ना। एक रेटाइटिस पिगमेंटोसा नाम की डिजीज है, रेटाइटिस पिगमेंटोसा नाम की एक डिजीज है ना, जिससे लोग अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। मतलब यहाँ वाली पॉपुलेशन में वो मेंबर केवल कितने 100 ही है, लेकिन जब इनमें से माइग्रेट होकर के आए ना, तो इसमें से वो इस डिजीज वाले कितने आ गए? 40। अब वो चूज तो नहीं हुआ ना भाई, ऐसे तो नहीं था, नहीं इस डिजीज वाले लोगों को यहाँ माइग्रेट नहीं करना, नहीं, वो तो रेंडमली हो गया। जब यहाँ से 240 लोग माइग्रेट करके आएंगे तो हो सकता है उसमें से 40 ही आगे। अब मुझे बताओ, हाँ, यहाँ पर इस डिजीज़ के नंबर कम है, यहाँ पर इस डिजीज़ के नंबर क्या है? ज़्यादा है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ नॉर्मल लोगों की संख्या ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर डिजीज वाले लोगों की संख्या, कोई में रिप्रोडक्शन होगा तो हो सकता है आगे वाली जनरेशन ब्लाइंड ही पैदा हो। यहाँ तो ब्लाइंड नहीं है ना सभी, जबकि हो सकता है यहाँ सारे के सारे क्या हो जाए? ब्लाइंड ही हो जाए। तो चेंज ही तो इवोल्यूशन है। अरे जरूरी नहीं कि इवोल्यूशन हमेशा फायदे के लिए होता है, बस अपन तो कहेंगे कि एलिनिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, कैरेक्टर्स चेंज हो गए, एक जनरेशन और 2 जनरेशन के आपस में कैरेक्टर्स चेंज हो गए, हम उसे क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ देखो, अब मुझे बताओ जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज हुई ना,
अब वो किस रीज़न से यहाँ माइग्रेट होकर के आए हैं, वो रीज़न हो सकता है अच्छी एजुकेशन के लिए आए हो सकता है यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ी हो, रहने खाने के लिए उन्हें कम जगह मिल रही हो, तो वो लोग यहाँ जगह ज़्यादा थी तो वो लोग यहाँ पे आके रहने लगे। तो जो रीज़न माइग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो तो हो गया बोटलनेक इवेंट्स, और इससे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। जैसे और देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देके बताऊँ, ये नोट कर लो एक बार नोट कर लो। बाय द मैन मेड एंड द नेचुरल इवेंट्स टू चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड, देखो यहाँ पर इन लोगों इस पॉपुलेशन में इस डिजीज की संख्या कम है, जबकि यहाँ पर इस पॉपुलेशन में इस डिजीज की संख्या क्या हो गई ज़्यादा, तो पॉपुलेशन की साइज कम या ज़्यादा हो गई। यहाँ पर ये लगभग लोग मतलब यहाँ 1000 में से कितने 60 ही बचे ना, और यहाँ 40 तो आ गए, तो साइज तो कम हो गई। अब देखो इसका बोतल पेंट का देखो, एक मैं बोतल बनाती हूँ ना, जैसी बनी वैसी बना लेती हूँ टॉपिक को समझाने के लिए, टॉपिक को समझाने के लिए जैसी बनी वैसी बना लेते हैं अपन। ठीक है ना। इसके अंदर सुनो, पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन ये बना दूँ ऐसे ऐसे ना, ये मतलब इनके नंबर क्या है ज़्यादा है। एक पॉपुलेशन में यहाँ ग्रीन की बना दूँ, आई होप विजिबल, और एक मैं बना दूँ इसमें रेड पॉपुलेशन, ये मैंने जी बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई ना कोई फैक्टर आया, कोई ना कोई क्या आया बच्चों, फैक्टर आया, और उस फैक्टर की वजह से वो जो स्पीसीज थी ना, उस फैक्टर की, जैसे यहाँ ये बना, इसके नंबर है ज़्यादा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिर उससे कम नंबर के ये हैं, रेड भी लगभग बराबर से ही है। सुनो, तो इसलिए ना ब्लू तो बहुत ही ज़्यादा है, और बना दो ब्लू समझाने के लिए। अब सुनो, कोई ना कोई रीजन, जैसे मैंने नेक बनाया है ना, इस नेक का मतलब समझो कोई इवेंट्स है, जैसे फायर है ना, जैसे फ्लड, कोई तूफान आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई नेचुरली हंटिंग वगैरह हो गई, हंटिंग हो गई, और हंटिंग होने की वजह से क्या हुआ सुनो, जो ब्लू वाली है ना, ब्लू खत्म हो गई, क्या बच गई, रेड बच गए, और कुछ रेड बच गए, और ऑटोमेटिकली हुआ है, कोई चॉइस नहीं है, और ये बच गए। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? एक ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, मतलब पहली फ्रीक्वेंसी है, कोई भी इवेंट्स आ गया, फायर आ गई, फ्लड आ गया, हंटिंग हो गई, हंटिंग होने से अब इसमें से देखो कोई भी खत्म हो सकता था, लेकिन हमने एग्जाम्पल के रूप में क्या मान लिया कि रेंडमली कौन खत्म हो गए, ब्लू वाली जो ग्रुप्स है वो खत्म हो गए, तो पीछे से ये ग्रुप्स बच गए। देखो ये भी पॉपुलेशन ए है, पॉपुलेशन ए में कुछ चेंज हुआ, कुछ रेंडमली स्पीसीज डिस्ट्रॉय, कुछ मेंबर्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब जो मेंबर्स बचे है ना, जो मेंबर्स यहाँ पे बचेंगे वो मेंबर्स फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। जो मेंबर्स बचे वो धीरे धीरे अब क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने नंबर्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये भी तो पॉपुलेशन ए ही है, बचे हुए मेंबर्स है ना, ये भी पॉपुलेशन ए है और ये भी पॉपुलेशन ए है। पहले पॉपुलेशन अच्छे से ग्रो कर रही थी है ना, लेकिन किसी रीजन की वजह से पॉपुलेशन के कुछ स्पीसीज, कुछ
इंडिविजुअल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, अब ये बच गए, है ना, ये इंडिविजुअल्स यहाँ पे बच गए। अब तो ये भी तो पहले पॉपुलेशन बड़ी थी, अब पॉपुलेशन क्या होगी, छोटी होगी। तो अपने यही तो कहा था, किसी भी इवेंट्स की वजह से पॉपुलेशन की जो साइज है वो चेंज हो जाए, बाय द इवेंट्स टू चेंज द पॉपुलेशन साइज, दिस इज नोन एज द बोटलनेक इफेक्ट। और जो रीजन जो हुआ है वो है बोटलनेक इवेंट्स। अब देखो ये जो पॉपुलेशन थी, ये पॉपुलेशन अब धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रो करेगी उस एरिया के अंदर, क्योंकि जो बच गई वो क्या करेगी, फिर रिप्रोडक्शन करेगी। जो पॉपुलेशन बच गई वो क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, और रिप्रोडक्शन करने से अपने नंबर्स को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर लेकिन इस बार जब पॉपुलेशन के नंबर बढ़ेगा तो सुनो, एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज है ना, ये पॉपुलेशन बढ़कर के होगी। मान लो पॉपुलेशन बी बना दो, पॉपुलेशन ए की पहले साइज क्या हो गई, कम हो गई, जो बच गए उन्होंने स्लोली स्लोली रिप्रोडक्शन किया टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, बट द फर्स्ट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी नंबर इज द सेम, बट द जीन इज द डिफरेंट, बट द जीन इज द डिफरेंट। यहाँ पर तुम्हें ब्लू की मेंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर अगर ब्लू माने तो एक दो बना लो भाई, यहाँ ब्लू के नंबर तुम्हें क्या दिख रहे हैं, बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना, और एलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज होना ही क्या है बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। एलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज हो गया, रेंडमली चेंज हुआ। अब हो सकता है ये इवेंट, ये जो काज गिरने वाली थी, ये जो दुर्घटना घटने वाली थी, हो सकता है रेड के साथ भी घट जाती, हो सकता है ब्लू के साथ, है ना, तो जरूरत है कि ब्लू भी तो रेंडमली हुआ था ना। तो इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते, तुम्हें पूछे कि नेचुरली या मैन मेड इवेंट्स है वो बोटलनेक हो गए, उनकी वजह से अगर पॉपुलेशन की साइज कम या ज़्यादा हो रही है तो उसे क्या बोल दिया, बोटलनेक इवेंट या बोटलनेक इफेक्ट बोल दिया। और जेनेटिक ड्रिफ्ट खुद क्या है, रेंडमली चेंज इन द एलिक फ्रीक्वेंसी, पता नहीं, चॉइस नहीं थी। अब इनमें से जो इवेंट है उसने ये सोच के तोड़ना है कि मुझे ब्लू को ही खत्म करना है, नहीं सोच कर। जैसे मैं एग्जांपल दूँ डायनासोर वाला, तुम्हें जुरासिक पीरियड में डायनासोर के नंबर बहुत ज़्यादा थे, हम सब इस बात को जानते हैं। रेप्टाइल्स के और जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल ज़्यादा थे पर डोमिनेटेड डायनासोर था। कोई भी नेचुरल डिजास्टर है तो वो नेचुरल डिजास्टर ये सोच के तोड़ना है कि मुझे डायनासोर की स्पीसीज ही खत्म करनी है, वो तो सबके लिए सेम ही था। खुद कुछ ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, है ना, डायनासोर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, आज उनकी स्पीसीज खत्म होगी। उस समय फिर जो नए ऑर्गेनिज्म बन गए, तो यही काम यहाँ पे हुआ। तो रेंडमली हुआ है, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी इवेंट की वजह से हुआ है, तो बोटलनेक इफेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट अपन इवेंट्स की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट इवेंट्स अपन है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, सुनो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तुम्हें पता है कि नेचर जिसको सिलेक्ट करेगी वो सर्वाइव करेगी, यही तो नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर के अकॉर्डिंग जो खुद को अडेप्ट कर लेगा, टू अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर इज द सिलेक्टेड, द ऑर्गेनिज्म आर ग्रो द पॉपुलेशन एंड सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो वो हो गया नेचुरल सिलेक्शन। तुम्हारे सिलेबस में नेचुरल जो सिलेक्शन है उसके 3 टाइप्स दे रखे हैं। देखो सिलेबस में नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप दे रखे हैं, 3 टाइप्स दे रखे हैं। एक है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है डायरेक्शनल। मैं ना ये हार्डी-विनबर्ग की बात की हूँ, ऐसे नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स नहीं बता रहे, हार्डी-विनबर्ग को जो फॉलो नहीं करते। एक है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होगा, सुनो मैं तुम्हें एक एग्जांपल, ह्यूमन का एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो अपने यहाँ क्या है, अपन ह्यूमन की हाइट लेते हैं एक बार। अपने यहाँ जैसे 1 2 3 4 5
5 6 7 ऐसे। अपने यहाँ वुमन की जो हाइट है वो 5 और 6 के बीच में नॉर्मल है ना। 5 और अपने यहाँ ना 4 वाले भी बहुत कम दिखते हैं, है ना। 3 वाले तो नहीं है अपने यहाँ, लेकिन 6 से ज़्यादा भी अपने यहाँ कम बाई चांस ही होते हैं। तो अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर ज़्यादा किसके चांसेस है, कौन सी हाइट के ज़्यादा चांसेस है? 5 और 6 के बीच ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइट के। हालांकि हो सकता है ना, 5 से कम भी मिल जाएंगे आपको, है ना। हो सकता है 4 भी मिले, 4 का 2 भी मिले, हो सकता है 6 से ज़्यादा भी आपको मिले, लेकिन होते हैं, बट ज़्यादा चांसेस अपने 5 से और 6 के बीच में। तो ये स्टेबलाइज हो गया, ये कैरेक्टर्स क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। नेक्स्ट जनरेशन पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और एग्जाम्पल सुनो, और एग्जाम्पल एक बार स्टेबलाइजिंग। एक रोग है ना, एक ऐसे से एक रोग है, इस रोग पर यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर और कुछ एक में बनाएंगे, है ना, अच्छे से बनाएंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान के चलो कोई रोग है, इस रोग पे इस रोग पे ये कोई ऑर्गेनिज्म पड़ा है ऐसे, यहाँ पर फिर ये ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, फिर ये ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है ऐसे, कोई ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है कोई, है ना, ऐसे। अब यहाँ देखो, ये जो रोग है यहाँ पे इसका कलर डार्क है, और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है ना, इसका कलर भी डार्क है। समझ में आ गया ना? यहाँ ये रोग है, इसका कलर लाइट है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पड़ा है उसका कलर भी लाइट है। अब देखो, सॉरी, उसका कलर कैसा है, डार्क है। ऑर्गेनिज्म का कलर तो है डार्क, यहाँ ये सारे डार्क कलर के ऑर्गेनिज्म हैं, और यहाँ पर ये लाइट कलर की रोग है, और यहाँ पर ये डार्क कलर की रोग है। अब लाइट कलर पे डार्क कलर इजीली से दिखेगा, सीन होगा, जैसे मैं तुम्हें ये तुम्हें इजीली से दिखाई दे रहा है, तो इसको प्रीडेटर क्या कर देगा, हार्म कर देगा। लेकिन यहाँ इसका इन्वायरमेंट कैसा है, डार्क इन्वायरमेंट है, और डार्क ही ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा नेचर में, और धीरे धीरे इस ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डार्क रीजन पे डार्क ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा है ना, अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, तो अपन ने इसको क्या कह दिया, स्टेबलाइजिंग हो गया धीरे धीरे, क्योंकि रोग तो डार्क ही रहनी है। अब धीरे धीरे इस पॉपुलेशन के नंबर क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, और इस पॉपुलेशन के नंबर क्या होने लगे, कम होने लगे। तो स्टेबल कौन सी पॉपुलेशन हो गई, डार्क वाली पॉपुलेशन क्या हो गई, स्टेबल। तो नेचर में अकॉर्डिंग टू नेचर those are the survival, the step to provide the stability, this is known as the stabilizing factor, this is known as the stabilizing factor। डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन का कहने का मतलब है कि देखो हो सकता है कि यहाँ कोई चेंज हो जाए, मेरी बात सुनो, हो सकता है यहाँ कोई चेंज हो जाए, और चेंज होने की वजह से ये वाली जो रोक है ना, ये वाला जो एरिया ये लाइट होने लगी, क्यों लगी, लाइट होने लगी, है ना। और इसमें कोई चेंज हो जाए और ये वाले कुछ मेंबर्स अपने आप को लाइट बना लेता लगे, तो मुझे बताओ, है ना, ये ग्राफ किधर से, तो इसके नंबर ज़्यादा नहीं हो जाएंगे क्या? तो ग्राफ इस साइड नेचर में चेंज, इस साइड भी, इस डायरेक्शन में भी नेचर में चेंज हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी नेचर में चेंज हो सकता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डायरेक्शनल चेंज। जैसे देखो, मैं इसका एग्जांपल तुम्हें और दूँ, अभी हमने बात की थी, एक ये एरिया था, एक ये एरिया था, यहाँ से कुछ मेंबर्स मैंने इधर माइग्रेट किए थे, है ना,
यहाँ के कुछ मेंबर इधर माइग्रेट कर जाए तो यहाँ पॉपुलेशन और भी ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे नई और वैरायटी मिलने लगी। तो ऐसे अगर किसी भी रीज़न से, है ना, नेचर के अकॉर्डिंग चेंजमेंट हुआ और किसी भी फॉर्म में नई स्पीसीज बन गई, न्यू फॉर्म बन गई, हम उसे क्या कहेंगे, स्टेबलाइज, उसे क्या कहेंगे, डायरेक्शन। एक पोजीशन पे आकर के स्टेबल हो जाए, जैसे ह्यूमन की हाइट 5 से 6, तो नॉर्मली 5 से 6 की हाइट मिलती है सबके अंदर, कम या ज़्यादा बहुत ही रहे, तो वो एक स्टेबल फॉर्म हो गई ना। तो वो तो गया कि नेचर के अंदर वो स्टेबल है कि मैक्सिमम वो ही मिलेंगे, तो मैक्सिमम नंबर फाउंड इन द नेचर, दिस इज नॉन एज द स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। कभी एक स्पीसीज के नंबर किसी रीजन से ज़्यादा हो गए, अगली बार दूसरी स्पीसीज के नंबर कम हो गए, फिर वापस एक स्पीसीज के हो गए, वापस दूसरी स्पीसीज के नंबर हो गए। हमने इसको क्या कहा, डायरेक्शनल ग्राफ एक साइड में शिफ्ट हो गया, ग्राफ पूरा का पूरा निकला एक साइड में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जैसे अभी हमने जो ग्राफ बनाया था वो तो ऐसे बीच में स्टेबल हो गया, बीच में क्या हो गया था, स्टेबल। यहाँ वाला जो ग्राफ बनेगा ये पूरा का पूरा या तो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा या फिर इस साइड में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्टिंग हो गया ना, डायरेक्शनल। अब आता है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो, यही एग्जांपल लूँ मैं, यही एग्जांपल लूँ इस ऑर्गेनिज्म वाला, तो मैं क्या कर दूँ, ये लो बीच में कोई ना कोई रीजन आ गया, इस रीजन की वजह से डार्क वाले ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे और लाइट वाले ऑर्गेनिज्म भी अपनी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डार्क वाले भी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और लाइट वाले भी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, और बीच में सेपरेटिंग लाइन आ गई, बीच में क्या आ गई, ये पॉपुलेशन अपनी बढ़ा रहे हैं, ये पॉपुलेशन अपनी बढ़ा रहे हैं, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, डेस्क्रिप्टिव। तुम लोग ध्यान रखना, अगर एक पोजीशन पे आके ग्राफ स्टेबल हो जाए तो स्टेबलाइजिंग कर दियो, अगर तुम्हें ग्राफ एक साइड में शिफ्ट मिले तो तुम लोग उसे क्या कर दियो, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कर दियो, और ऐसे बीच से दो पार्ट तुम्हें दिखाई दे एग्जाम में तो तुम लोग उसे क्या कर दियो, क्या कह दो, उसे डेस्क्रिप्टिव कह दो। जैसे मान के चलो किसी भी रीज़न की वजह से बीच के अंदर कोई भी बैरियर आ जाए, है ना, इसका एग्जांपल तुम लोग बैरियर से ले सकते हो कि कोई बैरियर आ गया, कुछ मेंबर्स एक साइड में रह गए, कुछ मेंबर्स एक साइड में रह गए, तो दोनों साइड के जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, अपना अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या बोल दिया, डेस्क्रिप्टिव बोल दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन का मीन्स तुम्हें पता था, हार्डी-विल्बर को 3 तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता, अगर स्टेबलाइजिंग हो जाए, अगर डायरेक्शनल हो जाए, अगर क्या हो जाए, डेस्क्रिप्टिव हो जाए, ठीक है। एलिक फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई बात, चलो अब हम बात करते हैं म्यूटेशन से भी तो हो सकता है ना, म्यूटेशन डिजीज वाला, सडनली चेंजेस इन जीन टू क्रिएट न्यू कैरेक्टर्स, दिस इज नॉन एज द म्यूटेशन। किसी भी रीजन की वजह से अगर एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो अपन क्या करेंगे, जैसे बच्चों में बताऊँ, जैसे तुम्हें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए पे सीरीज चलती है AGCT, ये सीरीज चलती है ना, अगर बाय द वे किसी रीजन की वजह तो ये अपने आप में अलग फॉर्म है, ये अपने आप में अलग फॉर्म है, आगे और चलोगे तो ये अलग फॉर्म आएगी 3 के रूप में। यहाँ मान के चलो A का A रह गया और G की जगह C आ गया, ये लो C, ये लो, अब ये चेंज हो गया ना, सुनिए ये चेंज हुआ है ना, ये जो चेंज हुआ है इसी को तुम लोग क्या कहोगे, म्यूटेशन कहोगे, क्योंकि ये आगे जाकर के अलग mRNA बनाएगा,
mRNA से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन ही तो कैरेक्टर्स होते हैं। प्रोटीन ही क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। तुम्हें ये बात पता है साहब क्लियरली। तो बाय द वे मान के चलो ये जो कोड है ना, ये कोड जब mRNA बनाएंगे तो mRNA में ये कोड क्या बनेगा? UCG बनेगा, UCG बनाएंगे। UCG आगे जाकर कोई ना कोई नए प्रोटीन्स बनाएंगे। ये कोड क्या बनाएगा? UGG। लो कितना चेंजमेंट हो गया, कैरेक्टर्स पूरे के पूरे चेंज ही हो गए, फॉर्म ही पूरी की पूरी क्या हो गई? चेंज ही होगी। जैसे इसका एग्जांपल तुम लोग है ना सिकल सेल एनीमिया डिजीज ले सकते हो ना, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ही तो चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? न्यूक्लियोटाइड ही चेंज होते हैं। तो आरबीसी ओवल शेप की जगह कैसी हो जाती है? सिकल शेप हो जाती है। तो सुनो कितनी प्रॉब्लम्स आती है उस डिजीज के अंदर। तो उसको तुम लोग म्यूटेशन कहोगे हुगो डी ब्रीज, और ज़्यादा इसकी डिटेल है ना, अपने हुगो डी ब्रीज वाले एग्जाम्पल से समझा लेंगे। बस तुम्हें पता है कि जो नाइट्रोजन बेस है वो चेंज हो जाते हैं नाइट्रोजन किसी भी रीज़न की वजह से। दोज रीजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन इज नोन एज द म्यूटासन। अब वो केमिकल्स भी हो सकते हैं, एक्स रे भी हो सकती है, गामा रे भी हो सकते हैं, वो कोई भी रीज़न हो सकते हैं चेंज करने के लिए। मैं फटाफट बस टॉपिक को ख़त्म कर देती हूँ ताकि हार्डी मेमोरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना इस चैप्टर को शुरू किए हुए। फिर देखो रिकॉम्बिनेशन। तुम्हें पता है ये कब होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से डिवीजन के समय? मियोसिस सेल डिवीजन, याद करो। मियोसिस सेल डिवीजन में याद करो प्रोफेज। प्रोफेज की एक फेज याद करो पेकाइटीन। याद आया? जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, एक मान के चलो मेल का एक फीमेल का, है ना। ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल का। टू होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। जैसे तुम लोग होते 23 ऐसे नहीं होते क्या? तो 46 मिला के तो बनेंगे, 23 फादर के 23 मदर के, है ना। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, इनके बीच में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ, इनके बीच क्या हुआ? तो जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ वहाँ के न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गए ना, वहाँ के न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए? चेंज हो गए। और चेंज होने पे नए कैरेक्टर्स हो सकता है, कुछ नए कैरेक्टर्स बन गए। जैसे इसको मैं ऐसे लिखूँ, यहाँ के कैरेक्टर्स से क्या हो गए? चेंज। यहाँ के कैरेक्टर्स चेंज हो गए, तो आगे वाली फॉर्म कैसे बनेगी? आगे वाली फॉर्म देखो ऐसे बन सकती है, आधा ये आधा ये और ऐसे नए कैरेक्टर्स आ गए, है ना। इवोल्यूशन हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स उनके बिटवीन में एक्सचेंज ऑफ जीन है। एक्सचेंज ऑफ जीन से जो न्यू कैरेक्टर्स बनेंगे वो न्यू जनरेशन को क्रिएट करेंगे, और वो जनरेशन के अंदर जो रेशियो होगा वो अपनी खुद की पुरानी वाली जनरेशन के क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो रिकॉम्बिनेशन की बात तो तुम्हें लगभग पता ही रहती है। रिकॉम्बिनेशन में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, नए कैरेक्टर्स बन जाते हैं, और नए कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। एक होता है नॉन रैंडम मेटिंग। तो नॉन रैंडम मेटिंग यही तो है ना। नॉन रैंडम मेटिंग ही, जैसे अपने वुमन में चॉइसेस होते हैं कि किसके साथ शादी करनी होती है, तो उसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है ना। ऐसे तो नहीं किसी को ऐसे पकड़ लिया, उससे शादी कर ली, उससे मैटिंग कर लिया, बच्चे हो गए, ऐसा नहीं है ना। अपने यहाँ चॉइसेस होती है, उससे ही शादी होती है, फिर मैटिंग होती है और फिर बच्चे बनते हैं। तो वही बात, तो वो इवोल्यूशन को तो क्रिएट करे फिर, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है वो गुड कैरेक्टर्स वाले को सिलेक्ट किया है, तो गुड कैरेक्टर्स मिलके गुड कैरेक्टर्स वाली फॉर्म बनेगी, एक अच्छी जनरेशन क्रिएट होगी,
और अच्छी जनरेशन क्रिएट हो रही है, चेंज जनरेशन क्रिएट हो रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ तक हार्डी-वीन वर्ग कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने बात की अफेक्टिंग फैक्टर की बात की। दूसरी अपन ने बात की हार्डी-वीन वर्ग क्या है, हार्डी-वीन वर्ग के लिए चाहिए क्या, तो हार्डी-वीन वर्ग के लिए क्या चाहिए, रेंडम मेटिंग चाहिए। हार्डी-वीन वर्ग नहीं करना तो आज वाले फैक्टर चाहिए। ओके, हमारी आज की क्लास यही थी। नेक्स्ट क्लास के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके।